स्टूडेंट्स, आप लोग का लेखांकन का सेकंड पार्ट का टॉपिक है साझेदारी फर्म का विघटन। अब साझेदारी फर्म के विघटन के आशय क्या हैं? जब किसी फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त हो जाए तो इसे फर्म का विघटन कहते हैं। इसके अंतर्गत जब फर्म के सभी साझेदार फर्म को न चलाने का निर्णय ले लें या साझेदारी की संख्या घटकर एक हो जाए तो वह फर्म का विघटन कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाऊँ तो फर्म के जब सभी साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त हो जाती है तो वह फर्म का व्यापार समाप्त हो जाता है। इसे ही साझेदारी फर्म के विघटन कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, साझेदारी फर्म का समापन एवं साझेदारी का समापन। साझेदारी फर्म का समापन एक अलग टॉपिक है और साझेदारी का समापन एक अलग टॉपिक है। इसके बीच आप ये अंतर आईएमपी क्वेश्चन आप ये बुक से तैयार करेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है वसूली खाता। साझेदारी फर्म के विघटन के समय जब फर्म बंद करना हो तो फर्म के सभी संपत्तियों को बेचकर दायित्वों का भुगतान का लेखा जो तैयार किया जाता है उसे ही वसूली कहते हैं। जब हम फर्म बंद करने चाहते हैं तो उसके बाद सभी संपत्तियों को बेचकर दायित्वों की पूर्ति करते हैं, उनको दायित्वों को भुगतान करते हैं और इसके लिए जो लेखा जोखा जो खाता तैयार किया जाता है वही वसूली खाता कहलाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे आईएमपी क्वेश्चन एक और है, फर्म के समापन की विभिन्न विधियों को समझाइए। तो इसके अंतर्गत ये थ्योरी के अंतर्गत साझेदारी फर्म के विघटन का आशय, ये फर्म का समापन और साझेदारी का समापन, वसूली खाता और इसकी विधियाँ, ये आईएमपी क्वेश्चन है या बुक से अपने तैयार कर लेंगे। फिर इसके आगे एक और क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाते एवं वसूली खाते में अंतर। ये भी आपको बुक में मिल जाएगा, आप इसकी तैयारी भी कर लेंगे। चलिए अब आते हैं बुक में। फर्म की पुस्तकें बंद करने के लिए की जाने वाली जर्नल प्रविष्टियाँ। इसके अंतर्गत बहुत सारी प्रविष्टियाँ की जाती है जिसमें से कुछ मैंने संपत्तियों के खाते बंद करना। जब हम संपत्तियों के खाते बंद करेंगे यानी कि हम संपत्तियों को बेच देंगे और उनके दायित्वों का भुगतान करेंगे तो उसके लिए हमारी पंजी प्रविष्टियों की वसूली खाता विकलन संपत्ति खाते से, क्योंकि विभिन्न संपत्ति वसूली खाते में हस्तांतरित हो जाती है। उसके बाद दूसरा है दायित्व के खाते बंद करना। दायित्व के खाते बंद करना, फर्म के बाह्य दायित्व, लेनदार, ऋण, देय विपत्र, अदत्त व्यय, कर्मचारी पेंशन, इन सबको वसूली खाते में हस्तांतरित करके उनके खाते बंद कर दिए जाते हैं। इसकी पंजी होगी दायित्वों के खाते विकलन वसूली खाते से। फिर अगला है संपत्तियों की बिक्री पर रोकड़ की वसूली। अगर हम संपत्ति बेचते तो उससे हमें रोक प्राप्त होता है तो उसे हम रोक खाता विकलन वसूली खाते से करेंगे। फिर अगला है साझेदारों द्वारा फर्म ले लेना। अगर कोई साझेदार व्यापार बंद होने के समय फर्म को खुद ले लेता है तो उसके अंतर्गत साझेदारी का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से। फिर अगला है साझेदारों द्वारा दायित्व ले लेना। अगर वो कोई दायित्व चुकाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो उसके अंतर्गत जनरल प्रविष्टियों की वसूली खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते से। फिर दायित्वों का भुगतान करना। दायित्वों का भुगतान होगा तो वो भुगतान नगद होगा तो इसकी पंजी प्रविष्टि होगी वसूली खाता विकलन रोक खाते से, क्योंकि दायित्वों का नगद भुगतान किया जाएगा। फिर उसके बाद लेनदारों को भुगतान के बदले संपत्ति दे देना। तो जब लेनदारों को उनके ऋण के बदले संपत्ति दे दी जाती है तो ऐसी ही संपत्ति तय किया गया मूल्य कुल ऋण की राशि में घटा दिया जाता है। शेष रकम का ही लेनदार को नगद भुगतान किया जाता है। इसी के अंदर ये सभी आप लोगों की जनरल प्रविष्टियाँ हैं, आप लोग बुक से देख लेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं थ्योरी हमारी हो गई, अब हम आते हैं सीधा प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6। ए और बी 1 जनवरी 2018 को अपने फर्म का विघटन कर दिया। निम्न व्यवहारों के लिए जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो सीधा हम देखते हैं, पहला, विघटन के व्यय 1500 रुपये हैं। उसकी जनरल प्रविष्टि कैसे होगी? जनरल प्रविष्टि का खाता बनेगा, उसके अंतर्गत कॉलम खींचे जाएंगे। आप लोग का तिथि, विवरण, खाता पृष्ठान, राशि आप लोग का कॉलम होगा। तो पहली प्रविष्टि हमारी क्या होगी? विघटन के व्यय 1500 रुपये हुए, विघटन के व्ययों की वसूली हुई तो वसूली खाता विकलन रोक खाते से 1500 रुपये ये आएंगे। फिर सेकंड है आप लोगों का लेखे से छूटी हुई एक संपत्ति से
7500 रुपये वसूल हुए। यानी कि जो लेखा नहीं किया गया, अपलिखित संपत्ति थी, मतलब जिसका लेखा नहीं किया गया था, उनसे हमें 7500 रुपये प्राप्त हुए। तो रोक खाता विकलन क्योंकि हमारे पास रुपये आ रहे हैं, और वसूली खाते से 7500 रुपये। फिर अगला है 6000 के मूल्य का स्टॉक वसूली खाते से पहले से ही अंतरित है, इसे ए ने ले लिया। अब इसे ए ने ले लिया तो इसकी प्रविष्टि होगी ए का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से 6000। फिर अगला है वसूली खाते में पहले से ही अंतरित 9000 रुपये लेनदारों को नकद भुगतान कर दिएगा। तो लेनदारों को भुगतान होगा तो वसूली खाता विकलन रोक खाते से, क्योंकि उनको नकद भुगतान होगा। इसके बाद अगला है वसूली खाते का लाभ 12000 ए और बी को क्रम से 3:1 के अनुपात में हस्तांतरित किया गया। तो इसके अंतर्गत वसूली खाता विकलन ए के पूंजी खाते से बी के पूंजी खाते से 12000 को हम बांटेंगे। लाभ का हस्तांतरण बी और ए को होगा। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। ए बी सी एक फर्म के क्रमशः 1:2:2 के साझेदार है। 31 दिसंबर 2017 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार से है। इसके अंतर्गत ये सब दिया हुआ है। इसके आगे हम लोग देखेंगे संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की 9000 रुपये समर्पित हुए और 7000 रुपये लेनदार को पूर्ण हिसाब कार्यालयीन उपकरण है। ये सब आपकी दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो हम क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहला हमारा बनेगा वसूली खाता। वसूली खाता कैसे बनाएंगे ये आप पीछे देखेंगे। सबसे पहले आप ये बुक में फॉर्मेट देखेंगे वसूली खाता। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम विकलन साइड क्या आ रहा है, समाकलन साइड क्या आ रहा है। हमारा कॉलम है विवरण राशि, क्रेडिट और डेबिट। तो पहला है संपत्ति। संपत्ति के अंतर्गत आएंगे भूमि, भवन, यंत्र, मशीनरी, फर्नीचर, ख्याति, देनदार, प्राप्य बिल, विनियोग, अन्य संपत्ति। फिर इसके अंतर्गत आएगा साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते, रोकड़ या बैंक खाता। फिर इसके बाद आएंगे छूटे हुए दायित्वों का भुगतान, साझेदारों के पूंजी खाते, चालू खाते, और वसूली पर लाभ आएगा हमारा ये साइड। फिर हम देखेंगे दायित्व में क्या आता है। दायित्व के अंतर्गत लेनदार, देय बिल, बैंक अधिविकर्ष, ऋण, अदत्त व्यय, प्रोविडेंट फंड, संदिग्ध ऋण संचय, हाश, साझेदारों के पूंजी या चालू खाते। फिर है जो संपत्तियाँ ली गई है वो, फिर रोकड़ खाता, फिर साझेदारों के चालू खाते अगर आहरण पर ब्याज है तो, फिर और छूटी हुई संपत्ति की बिक्री, साझेदारों के चालू खाते और वसूली पर हानि अगर इधर है तो। इसी प्रकार हम ये 13वां एग्जाम्पल बनाएंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम विकलन साइड लिखेंगे संपत्तियों से, संपत्ति खाते से, और ये हमारा समाकलन साइड होगा दायित्व खाते को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संपत्ति में हमें क्या क्या दिया हुआ है। संपत्ति साइड हमें प्राप्य खाते, जैसे एज इट इज़ ये नंबर दिए हुए हैं वैसे ही हम इसे यहाँ पर दर्शाएंगे। ठीक है, जैसे कि प्राप्त खाते हम लिखेंगे यहाँ 18,000 रुपये। फिर अगला दिया है संयुक्त बीमा पॉलिसी 15,000 रुपये, स्टॉक दिया है 56,000, कार्यालय उपकरण 8,000 और भूमि भवन से 47,000। बुक में हमें ये सारी प्रविष्टियाँ दी हुई है, आप देखेंगे ये सब आपको दिया हुआ है। इसे ही हम उठा करके यहाँ संपत्ति खाते से, उसी के बाद हम बनाएंगे दायित्व खाते को। अब हमारे दायित्व में क्या क्या आते हैं देखेंगे, देय खाता, बैंक अधिविकर्ष और संयुक्त बीमा पॉलिसी फंड, वही सब हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद ऐसे वसूली खाते में ऐसे संपत्ति एवं दायित्व को दर्शाने के बाद अब हम देखेंगे कि हमें इन संपत्तियों से क्या वसूल हुआ। तो यहाँ हम लिखेंगे रोक खाते को। अब हम देखेंगे हमारा यहाँ पर समाधान। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के 9,000 रुपये समर्पित किए गए। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट देखेंगे, संपत्तियों की वसूली इस प्रकार हुई, भूमि भवन से 1,20,000, स्टॉक से 40,000 और प्राप्य खाते से 15,000। हम यहाँ पर लिखेंगे भूमि एवं भवन खाते से, यहाँ हमारा भूमि और भवन कितना था 47,000, लेकिन हमें इससे वसूल हो रहे हैं 1,20,000, स्टॉक से इतना, प्राप्य खाते से इतना। फिर और ऊपर लिखा है संयुक्त जीवन पॉलिसी के 9,000 रुपये समर्पित हुआ, वो आ जाएगा हमारा यहाँ। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि दायित्व में हमारा क्या क्या है। इसके बाद हम देखेंगे विघटन संबंधी व्यय हमारे आएंगे संपत्ति में, रोक से
फिर इसके आगे हम देखेंगे कि हमारा अब ये सब हमारा हो गया, ये सारी संपत्तियां यहाँ आ गई, वसूल हो गई। अब हम देखेंगे कि क्या क्या बचा है हमारे पास। देय खाता, बैंक अधिविकर्ष, हाँ ये दोनों बचे हैं। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि देय खाता कितने का है, 15,000 रुपये का। और हम देखेंगे कि 7,000 देखेंगे यहाँ पे 7,000 में एक लेनदार ने अपने संपूर्ण हिसाब के कार्यालय उपकरण के ले लिए। तो हमारे देय बिल में 15,000 माइनस 7,000 यहाँ पर आएगा 8,000 रुपये। उसी प्रकार बैंक अधिविकर्ष, बैंक अधिविकर्ष हमें यहाँ पर दिया हुआ है 12,000 रुपये के। 12,000 रुपये बैंक अधिविकर्ष यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोगों की पूरी यहाँ पर एंट्रीज हो गई है। ठीक है, सभी एंट्रीज इसमें आ गई हैं और कुछ नहीं बचा है। ठीक है, जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 2,26,000। 2,26,000 में यहाँ तक माइनस करने के बाद हमारा जितना भी शेष आएगा वो ABC के पूंजी खाते में बटेगा 1:2:2 में। ठीक है, अब आप लोग का वसूली खाता बन गया। अब इसके आगे हम बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों के पूंजी खाते थे शेष लाए गए। साझेदारों के पूंजी खाते में क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है 20,000, 40,000, 40,000, जैसे हम ABC को यहाँ पर लिख देंगे। फिर वसूली खाते को, जो हमें पिछले वसूली खाते में जो ABC को मिला है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इनको टोटल करके जितना भी आएगा रोक से यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद बनेगा हमारा रोक खाता। विवरण राशि, विवरण राशि यहाँ हम लिखेंगे वसूली खाते से हमें जो यहाँ पे वसूलियाँ हुई है। विघटन व्यय हमारा 3,000 रुपये, देय बिल हमारा 8,000, बैंक अधिविकर्ष हमारे 12,000 रुपये है, जो कि हमारा यहाँ लिखा है रोक से। तो देखो, वसूली खाता विकलन रोक खाते से, वसूली खाते के विकलन में रोक खाते से और रोक खाते के समाकलन में वसूली खाते को हम ये सब पे करेंगे। फिर बी का ऋण आपको बुक में दिया हुआ है, बी का ऋण आएगा इधर। फिर इसके बाद शेष लाएगा। इसके अंतर्गत 16,000 रुपये का आप लोग देखेंगे बैंक में रोक था 16,000 रुपये, जो कि आप लोगों का आएगा इधर। फिर इसे देने के बाद फिर यहाँ पे साझेदारों के पूंजी खाते से ABC का दिया हुआ है, तो वो हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे। इन सबको प्लस करके इसमें माइनस करेंगे, इतना आएगा हमारा वसूली खाते से। ऐसे ही आप सारे एग्जाम्पल बनाएंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 19। ABC 1 जनवरी 2017 को क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में साझेदारी के शामिल हुए। इनकी पूंजी इतनी थी, ये दिया हुआ है आपका। यहाँ पर क्या क्या बनाने बोले, वसूली खाता, संशोधित लाभानी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और रोकड़ खाता। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे संशोधित लाभानी खाता। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है लाभ हानि खाते, यहाँ पर दिया हुआ है जो कि आपकी हानि है 30,000 रुपये। सबसे पहले आएगी इधर आएगी 30,000 रुपये। फिर पूंजी पर ब्याज खाते से, पूंजी पर ब्याज हमें देना है 5%। पूंजी पर हमें पूंजी दी हुई है 60,000, 40,000, 20,000। 5% उनका पूंजी पर ब्याज होगा 3,000, 2,000, 1,000। इसके बाद जितना भी शेष आएगा 36,000 रुपये को हम लोग साझेदारों की पूंजी खाते से ABC को बांटेंगे उनके 4:3:2 के अनुपात में। फिर हमारा बनेगा वसूली खाता। वसूली खाते में वैसे ही हम संपत्तियों से और दायित्वों को कॉलम बनाएंगे। उसके बाद हमें बुक में दिया हुआ है फर्नीचर, देनदार, प्राप्य बिल और स्टॉक, हम एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे। और हमारे दायित्व में दिया है देनदार और दे बिल। फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारा पीछे दिया हुआ है बी ने देनदार 20% बट्टे पर ले लिया तथा लेनदारों की पूरी रकम चुकाने की जिम्मेदारी ले ली। तो हमारा देनदार कितना है 56,000 रुपये का। उसमें से माइनस करेंगे हम उसका 20%, जो कि बी ने ले लिया है 44,800 और बी ने ही 60,000 के लेनदारों की पूरी रकम चुकाने की जिम्मेदारी ले ली है। ठीक है, इसके बाद अगला है ए ने स्टॉक 10% बट्टे पर लिया तथा देय बिल के भुगतान की जिम्मेदारी भी ले ली। तो ए ने स्टॉक 10% पर लिया, यानी कि 90,000 का माइनस 9,000 10% करेंगे तो 81,000 आएगा। और देय बिल की उसने जिम्मेदारी ले ली, देय बिल उसने ले लिया 8,000 रुपये।
ठीक, उसके आगे लिखा है सी ने प्राप्य बिल तथा फर्नीचर 9,750 में ले लिया। प्राप्य बिल हमारा है 10,000 रुपये और फर्नीचर 12,000 का था, इसे 9,750 में उसने ले लिया। फिर इसी के अंतर्गत हम इसे प्लस करेंगे और इन्हें अगर इधर प्लस करने के बाद इधर शेष आता है तो हमारा लाभ, और इधर प्लस करने के बाद इधर आता है शेष तो हमारी हानि। तो इसी की तरह यह हमारी हानि हो रही है। साझेदारों की पूंजी खाते से हानि ABC के अनुपात में बांट दी जाएगी, 4:3:2 के अनुपात में। फिर उसके बाद है साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों के पूंजी खाते में उसके शेष लाएगा, उनकी पूंजी दी हुई है, पूंजी पर ब्याज दिया हुआ है। देय बिल जो A ने लिया, लेनदार जो B ने लिया, बिल चुकाएगा। फिर उसके अंतर्गत जो हानि हो रही हानि शेष हानि जो आप लोग को बुक में दिया हुआ है वो होगा। फिर वसूली खाते से स्टॉक 81,000 A ने लिया, देनदार 44,800 B ने लिया और 9,750 के फर्नीचर प्राप्य बिल है। फिर इसके बाद वसूली खाते की हानि आ जाएगी, इधर लाभ होता है तो इधर, हानि होती है तो इधर आएगा। फिर उसके बाद हम प्लस करेंगे तो रोक खाते को हमारा ए को आएगा 35,978 और C को आएगा 1,739 और B को आएगा 37,717। इसके बाद रोक खाता बनेगा। A के पूंजी खाते से 35,978 और C के पूंजी खाते से 1,739 और B के पूंजी खाते से 37,717। इसी प्रकार आप सारे एग्जाम्पल तैयार करेंगे और अपने असाइनमेंट की तैयारी करेंगे। थैंक यू।